वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा लेक्चर 1 है एमसीक्यूज का, जिसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन में ट्रांसफार्मर के एमसीक्यू। द फंक्शन ऑफ ऑयल इन अ ट्रांसफार्मर इज टू प्रोवाइड, मतलब ट्रांसफार्मर में ऑयल का क्या फंक्शन होता है और इससे क्या प्रोवाइड किया जाता है। जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है वो 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। तो ये 2 टाइप हम देख लेते हैं। पहला हो गया पैराफिन बेस्ड ट्रांसफार्मर ऑयल और दूसरा हो गया नेप्था बेस्ड ट्रांसफार्मर ऑयल। तो इसका कंपैरिजन देख लेते हैं। तो जो नेप्था बेस्ड ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसका ऑक्सीडेशन जो होता है पैराफिन बेस्ड ट्रांसफार्मर ऑयल के कंपैरिजन में ज़्यादा आसानी से हो जाता है, जो नेप्था बेस्ड होता है। और जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन वाला होता है ऑक्सीजन से जो भी क्रिया होगी। तो जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है स्लज। तो जो स्लज होता है वो नेफ्था बेस्ड ऑयल में इजीली सॉल्युबल होता है। मतलब नेफ्था बेस्ड ऑयल में जो स्लज होगा ऑक्सीडेशन के कारण वो उसमें घुल जाएगा और उसकी तली में नहीं जमेगा ट्रांसफार्मर ऑयल के टैंक के। जो पैराफिन बेस्ड ऑयल होता है ना, इसमें सॉल्युबल नहीं होता, जिसके कारण जो स्लग होगा वो उसकी तली में जम जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे ट्रांसफार्मर ऑयल की कुछ प्रॉपर्टीज और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफार्मर ऑयल की। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसमें जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो हाई होनी चाहिए, और जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना है वो भी हाई होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस में जो चेंज होता है वो ट्रांसफार्मर ऑयल में नहीं होना चाहिए। और जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ट्रांसफार्मर ऑयल की वो भी अधिक होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेंथ को ऐसी 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं ऑयल के टैंक में, जिसमें एक मूवेबल होता है एक स्टेबल होता है। इसको 2 से 4 के बीच में रखते हैं और इसमें हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे 2 किलो वोल्ट किया है, इसको धीरे धीरे 2 किलो वोल्ट की रेंज में बढ़ाते जाते हैं और इसकी जो एक कैथोड होती है उसको धीरे धीरे नियर लाते जाते हैं। और जिस भी इस पे इसका ब्रेक डाउन होगा, वोल्टेज का ब्रेक डाउन होगा, वो हमारी ऑयल की इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पेश करने के लिए ये मेथड होती है। तो जो ऑयल होता है हमारा उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 30 किलोवोल्ट पर एमएम। सेकेंड है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब जब भी ऑयल होगा उसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर में हीटिंग होती है। तो हीटिंग के कारण ऑयल के रेजिस्टेंस में चेंज नहीं आना चाहिए और उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। ये हो गया हमारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। सेकेंड हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में है कि वाटर कंटेंट। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसमें वाटर कंटेंट कम से कम होना चाहिए, क्योंकि हम वाइंडिंग पे पेपर इंसुलेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे मॉइस्चर कंटेंट के कारण क्या होगा कि जो पेपर इंसुलेशन है वो डैमेज होगा और इसकी इंसुलेशन प्रॉपर्टी कम होगी। और वाटर कंटेंट के कारण एक और क्या होगा कि जो हमारा ऑयल होता है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी कम होती है, जो कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है। एसिडिटी, तो एसिडिटी के कारण भी वाटर कंटेंट का इंटेक कम ज़्यादा होता है, इसलिए एसिडिटी भी नहीं होना चाहिए, वाटर कंटेंट भी नहीं होना चाहिए और स्लग्स फ्री होना चाहिए। यदि हमारे ऑयल में स्लग ज़्यादा होगा तो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे उसका इफेक्ट पड़ेगा और जो कूलिंग होगा ट्रांसफार्मर का उस पर भी इस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हो गया मेरी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल, ठीक है। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसका यूज़ क्यों करते हैं हम। तो ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज़, पहला तो यूज़ हमने पढ़ लिया कि इंसुलेशन के लिए, और दूसरा है कि जब भी ट्रांसफार्मर हमारा चलेगा तो उसमें जो लॉसेस होते हैं उसके कारण ट्रांसफार्मर में हीटिंग होगी। तो हीटिंग के लिए जो हीट होगी उसको ट्रांसमिट करने के लिए बाहर, इसमें कूलिंग का यूज़ करते हैं। जो कूलिंग होती है वो होता है ऑयल कूलिंग। तो जो ट्रांसफार्मर है उसका यूज़ करते हैं इंसुलेशन एंड कूलिंग के लिए। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सही होगा। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। द एफिशिएंसी ऑफ अ पावर ट्रांसफार्मर इज अराउंड। तो जो जो पावर ट्रांसफार्मर होती है उसकी एफिशिएंसी लगभग कितनी होती है ये बताना है। जो पावर ट्रांसफार्मर क्या होते हैं ये देख लेते हैं पहले। तो जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं जहाँ से जनरेशन होगा तो वहाँ स्टेप अप के लिए एक ट्रांसफार्मर लगा होगा, एफी ट्रांसमिशन होगा, फिर यहाँ स्टेप डाउन के लिए होगा, ये प्राइमरी ट्रांसमिशन हुआ, स्टेप डाउन के लिए फिर सेकेंडरी ट्रांसमिशन होगा। ऐसे करके जो ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं तो इनको बोलते हैं पावर ट्रांसफार्मर। तो ये हो गया पावर ट्रांसफार्मर। जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं वो हमेशा 24 आवर क्या होते हैं, मैक्सिमम लोड पे होते हैं। तो जो हमारे पावर ट्रांसफार्मर होते हैं उसको हम 95% एफिशिएंसी पे डिज़ाइन करते हैं।
मतलब द एफिशिएंसी ऑफ अ पावर ट्रांसफार्मर इज अराउंड, तो उसकी एफिशिएंसी हमेशा 95% होगी। मतलब मैक्सिमम लोड पे हाई एफिशिएंसी मिलना चाहिए, इस टाइप से हम उसको डिजाइन करते हैं। यहीं पे हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। इसी लाइन में जो लास्ट में ट्रांसफार्मर होता है, जो हमारे मोहल्ले में हमें देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो हमेशा फुल्ली लोडेड नहीं होता है, मतलब सारे लोड एक साथ ऑन नहीं होते। जैसे हमें घर को लाइट ले लेते हैं, ऑफिस ले लेते हैं, तो इनमें जो सारे लाइट हो गए, फैन हो गए, एसी है, ये हमेशा फुल लोड पे वर्क नहीं होता है। कभी कुछ ऑन होगा, कभी कुछ ऑन होगा। इसलिए जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं उसको 50% लोड पे हाई एफिशिएंसी के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जहाँ पावर ट्रांसफार्मर की बात आएंगी वहाँ 95%, और जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात आएंगी वहाँ 50%। ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि टू ट्रांसफार्मर ए एंड बी हैविंग इक्वल आउटपुट एंड वोल्टेज रेशो बट अनइक्वल परसेंटेज इम्पीडेंस, एक का 4 है, एक का 2 है, आर ऑपरेटिंग इन पैरेलल, ट्रांसफार्मर विल बी रनिंग ओवरलोड बाय खाली से, मतलब कितने परसेंट ओवरलोड पे ट्रांसफार्मर वर्क करेगा एक ट्रांसफार्मर। तो पहले देख लेते हैं कि लोड शेयर कैसा होता है ट्रांसफार्मर में। तो जो ए ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, उसका लोड क्या होगा, जो टोटल लोड होगा, तो जब ए की बात करें तो जेड बी अपॉन जेड ए प्लस जेड बी, ठीक है, ये इसका इम्पीडेंस होता है। और जो सेकेंड की बात करें तो जो टोटल लोड होता है उसका, जब बी की बात करें तो ऊपर आएगा ए का इम्पीडेंस, जेड ए प्लस जेड बी। ये हमारा लोड शेयरिंग के फॉर्मूले होते हैं ट्रांसफार्मर में। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें देखिए कि ए वाला ट्रांसफार्मर कितना लोड शेयर करेंगे, तो इसके लिए डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा के लिख सकते हैं कि जो ए का लोड शेयर कितना परसेंट ओवरलोड होगा। तो उसके लिए लिख सकते हैं, जब ए की बात हो तो बी का ऊपर लिखना है, तब 2/4 + 2 इंटू 100 कितना परसेंट में निकालना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1/3 इंटू 100, मतलब 33.33%। ये ए हो गया आंसर, मतलब 33% ओवरलोड होगा हमारा ट्रांसफार्मर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह है कि 200 kVA ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर की रेटिंग दे दी, एज आयरन लॉस 1 किलोवाट, ये हो गया हमारा आयरन लॉस 1 किलोवाट, इन फुल लोड कॉपर लॉस 2 किलोवाट। फुल लोड पे कॉपर लॉस जो होगा वो 2 किलोवाट होगा। इट्स लोड केवीए करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी इज, मतलब इस लोड पर इसमें मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी पर इसका कितना लोड होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो जब एफिशिएंसी की बात आई है तो हम पहले एफिशिएंसी देख लेते हैं। तो किसी भी मशीन के लिए एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। और जब हम ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस होता है। तो लॉसेस में हम क्या लिख सकते हैं, आयरन लॉस प्लस सी यू, मतलब कॉपर लॉस। ये ट्रांसफार्मर के केस में होता है, मतलब एफिशिएंसी इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई अपॉन वी आई कॉस फाई प्लस पी आयरन प्लस पी कॉपर लॉसेस। तो ये हो गया हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला ट्रांसफार्मर के केस में। यहाँ पे बात की है फुल लोड पे, मतलब फुल लोड पे इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगी। इसके लिए हम एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लेते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए एम, जिसकी वैल्यू क्या होती है अंडर रूट पी आयरन अपॉन पी कॉपर लॉस है। एम की वैल्यू क्या हो जाएंगी यहाँ पे, आयरन लॉसेस है हमारा 1 किलोवाट, और जो हमारा कॉपर लॉस है फुल लोड पे वो है 2 किलोवाट। तो एम की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। जब हम हाफ लोड की बात करेंगे तो m/2 लगाएंगे, और फुल लोड की बात करेंगे तो m लगाएंगे, एक क्वार्टर लोड की बात करेंगे तो m/4 लगाएंगे। तो इसकी फुल लोड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी में केवीए रेटिंग क्या होंगी करस्पॉन्डिंग, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 200 इंटू एम, ये कितना हो जाएगा 200 इंटू 1/√2। इसमें यदि नीचे 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 और ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो एक √2 से एक √2 कैंसिल, 2 से इसको 100 टाइम कैंसिल, और जो √2 है इसकी वैल्यू होती है 1.414 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 141.4 किलो वोल्ट एम्पियर। तो इसका आंसर आ गया 141.4 किलो वोल्ट एम्पियर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड वाला,
ठीक है। द ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इज गिवन। ठीक है, ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट क्या होता है? तो जब हमारा ओपन सर्किट टेस्ट होता है ट्रांसफार्मर का, उसमें हम क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग पर हम रेटेड वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे और एक वाइंडिंग को ओपन रखेंगे। तो उसके कारण जो भी हमारे पावर का लॉस निकल के आएगा उसको हम डिफाइन करते हैं। तो जो ओपन सर्किट होता है उसमें हम क्या करते हैं कि ये हमारा ट्रांसफार्मर है, इसका ओपन सर्किट टेस्ट करना है। तो ये जो इसकी लो वोल्टेज साइड होती है, इस साइड हम क्या करते हैं, वॉट मीटर लगा देते हैं। ये हमारा वॉट मीटर हो गया। मीटर लगा देते हैं और यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देते हैं। ठीक है, ये लो वोल्टेज साइड ही क्यों लगाते हैं? तो जो ट्रांसफार्मर का जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है उसको हम रेटेड वोल्टेज पे करना होता है। तो हम इसको लो वोल्टेज पे इसलिए करते हैं कि हमारे को आसानी से लो वोल्टेज देके रेटेड वोल्टेज प्रोवाइड कर देंगे, और जिसकी एक साइड होती है हाई वोल्टेज साइड, इसको ओपन रखते हैं। लो वोल्टेज साइड करने का एक और प्रॉफिट है कि इसमें जो इंस्ट्रूमेंट लगेंगे उसकी रेटिंग लो होंगी। ठीक है, तो जब भी हम ट्रांसफार्मर ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, जब सेकेंडरी साइड तो लोड साइड तो ओपन है, तो ट्रांसफार्मर में जो भी करंट और वोल्टेज फ्लो होगा वो किसके कारण होगा? तो जो ट्रांसफार्मर में आयरन लॉसेस होते हैं, ठीक है, ओपन केस में, तो ये आयरन लॉसेस के कारण होगा, या इसको हम एक और बोल सकते हैं कोर लॉसेस। ठीक है, जिसमें कि हमारा हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस आएगा। तो इन दोनों लॉसेस के कारण हमको यहाँ पे एक रीडिंग मिलेंगी। तो इसमें कौन सी आनी होंगी? आयरन लॉसेस, कॉपर लॉसेस, फ्रिक्शन लॉसेस या टोटल लॉसेस। तो इसमें हम आयरन लॉस को डिफाइन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द एफिशिएंसी ऑफ अ ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर इज मैक्सिमम में। तो ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर या कोई भी ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है? जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है जब पी आयरन मतलब आयरन लॉस कॉपर लॉस के इक्वल होगा, तब हमें ट्रांसफार्मर के केस में मैक्सिमम एफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो हम क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। इट रन एट द हाफ लोड स्पीड। रन स्पीड की तो कोई बात ही नहीं आती ट्रांसफार्मर में। इटर्नल तो फुल लोड पे भी नहीं, जब कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस, मतलब ये ऑप्शन सही है। कॉपर लॉस इक्वल होगा आयरन लॉस के, तभी मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है, ये गलत है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन द एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज मैक्सिमम व्हेन। मतलब सेम क्वेश्चन ही होगा कि ट्रांसफार्मर में इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होंगी। तो फर्स्ट क्या है, कॉपर लॉस ट्वाइस आयरन लॉसेस, नहीं ये भी गलत है। कॉपर लॉस हाफ आयरन लॉसेस, ये भी गलत है। कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस, तो हमारा ऑप्शन सी सही है कि कॉपर लॉस जब आयरन लॉस के इक्वल होगा तब हमारा ट्रांसफार्मर के केस में मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। अगला क्वेश्चन है अ ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म, मतलब ट्रांसफार्मर क्या चेंज करता है। ठीक है, तो जो हमारा ट्रांसफार्मर की इक्वेशन क्या होती है, V2 अपॉन V1 इक्वल टू N2 अपॉन N1 इक्वल टू I1 अपॉन I2 इक्वल टू, इसको केस कांस्टेंट मान लेते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें वोल्टेज भी चेंज होता है, टर्न रेशियो तो कांस्टेंट होगा। ठीक है, जो एक बार बना दिया हमने वो बना दिया। तो जो वोल्टेज होगा वो चेंज होगा, साथ में करंट भी चेंज होती है। तो क्या ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी चेंज होती है? तो नहीं, ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी और पावर कभी चेंज नहीं होती। मतलब V इंटू आई, पावर भी कभी चेंज नहीं होगी और फ्रीक्वेंसी भी कभी चेंज नहीं होगी। तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है क्या? नहीं, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। वोल्टेज चेंज होता है? हाँ, वोल्टेज चेंज होता है। करंट चेंज होती है? तो करंट भी चेंज होती है। वोल्टेज एंड करंट बोथ, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। ये जो ट्रांसफार्मर है उसमें वोल्टेज और करंट दोनों चेंज होती है, तो ऑप्शन डी वोल्टेज एंड करंट। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 9th नंबर का, द फुल लोड कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस इन अ ट्रांसफार्मर। ये कॉपर लॉस हो गया फुल लोड पे और ये हो गया आयरन लॉस रिस्पेक्टिवली। द कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस हाफ लोड, मतलब फुल लोड पे दिया गया है, हाफ लोड पे हमको निकालना है। तो जो फुल लोड की बात करेंगे पहले, फुल लोड पे जो भी कॉपर लॉस हो गया वो कितना हो गया, 6400 वाट, और जो आयरन लॉस हो गया वो कितना हो गया, 5000 वाट। ठीक है, तो जब हम आयरन लॉस की बात करेंगे तो जो आयरन लॉस होता है उसको हम कांस्टेंट लॉस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो आयरन लॉस होता है वो लोड पे डिपेंड नहीं होता है। मतलब आयरन लॉस की वैल्यू हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और जब हम कॉपर लॉस की वैल्यू बोलते हैं, जो कॉपर लॉस होता है वो होता है I²R। ठीक है, मतलब ये आई पे डिपेंड करता है। जब हम हाफ लोड की बात करेंगे तो हमारा आई क्या हो जाएगा, I/2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ। तो जब उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे ये क्या हो जाएगा,
I/2 का स्क्वायर इंटू आर, मतलब I²R/4, मतलब 4 टाइम कम हो जाएगा हमारा कॉपर लॉस। तो हमारा कॉपर लॉस कितना दिया गया हमें, 6400, डिवाइड बाई 4 करेंगे, ये कितना हो जाएगा, तो हम डिवाइड करेंगे, इससे कट जाएगा 16 बार, 16 चौक 64, तो 1600 वॉट। तो ये देख लेते हैं, ये दिया है ऑप्शन डी, मतलब 1600 वॉट हो जाएगा हमारा कॉपर लॉस और 5000 वॉट आयरन लॉस, जो कि कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रांसफॉर्मर बूस्टिंग फेलियर अकर ड्यू टू। बूस्टिंग क्या होता है ट्रांसफॉर्मर, पहले ये देख लेते हैं। तो जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें इनपुट सप्लाई देने के लिए या आउटपुट लेने के लिए जहाँ पे पोर्सलिन का इंसुलेशन लगा होता है, उससे जो सप्लाई दी और ली जाती है तो इसको बूस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, एक ये इनपुट में होंगी और एक ये आउटपुट में होंगी। जो बूस्टिंग फेलियर है वो किसके कारण होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। तो पहला ट्रांसफॉर्मर वाइब्रेशन के कारण। तो हाँ, वाइब्रेशन के कारण भी जो हमारी बूस्टिंग है उसमें फेलियर हो सकता है। डाइलेक्ट्रिक लॉसेस, तो हाँ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में भी कुछ प्रॉब्लम होगी, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस होंगे जिसके कारण इसमें डिस्चार्ज होगा, उसके कारण भी इसमें फेलियर हो सकता है। तीसरा क्या है, पार्शियल डिस्चार्ज, तो वही बात होगी कि पहले थोड़ा-थोड़ा डिस्चार्ज हो रहा है, उसके कारण भी हमारा बूस्टिंग में फेलियर हो सकता है। तो ये तीनों ऑप्शन एकदम सही है कि तीनों के कारण हमारा बूस्टिंग में फेलियर हो सकता है। तो इसका सी होगा करेक्ट ऑप्शन की 1, 2, 3। ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू वीवी कनेक्शन। वीवी कनेक्शन मतलब ओपन डेल्टा। यदि डेल्टा कनेक्शन की एक वाइंडिंग ओपन हो जाए तो उसको वीवी कनेक्शन बोलते हैं। कनेक्टेड ट्रांसफार्मर, द रेशो ऑफ वीए रेटिंग, मतलब वोल्ट एम्पियर रेटिंग का रेशो क्या होगा, वीवी ट्रांसफार्मर मतलब ओपन डेल्टा और डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर के कनेक्शन में। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। जब हम डेल्टा डेल्टा कनेक्शन ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, ठीक है, एस डेल्टा डेल्टा, तो उसकी रेटिंग क्या होंगी, √3 VL IL, मतलब पावर का फॉर्मूला होता है इसमें। जब इसको फेस फॉर्म में हम लिखेंगे तो √3, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज के बिल्कुल बराबर होता है। लेकिन लाइन करंट और जब फेस करंट की बात करें तो उसमें क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, तो जो रूट IL होता है वो होता है √3 इंटू IPH, मतलब √3 इंटू फेस करंट। तो यहाँ आ जाएगा √3 इंटू IPH, मतलब फेस करंट, और जब इसको हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3V फेस में और I फेस में। ठीक है, और जब हम डेल्टा ओपन डेल्टा की बात करें, मतलब वीवी कनेक्शन की, तो इसमें एक कनेक्शन तो ओपन हो जाता है, इसका भी फॉर्मूला इसी टाइप से होगा, VL इंटू IL। ठीक है, जब इसको फेस फॉर्म में रखेंगे तो √3 VPH, और जब एक वाइंडिंग ओपन हो जाती है तो उसका लाइन करंट फेस करंट के बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, ये हो गया IPH। ये दोनों में पावर होगी, मतलब दोनों की VA रेटिंग होगी, जब डेल्टा डेल्टा कनेक्शन होगा तब, और जब ओपन डेल्टा होगा तब। अब इसका रेशियो निकाल लेते हैं, डेल VV अपॉन डेल्टा डेल्टा। ठीक है, तो VV का क्या था, √3/3, तो इसको हम √3 इंटू √3, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा, और 1/√3 की वैल्यू होती है 0.577, मतलब 57.7%, जब इसको हम परसेंट के फॉर्म में निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 57.7%। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर आर रेटेड इन केवीए इंस्टेंट ऑफ किलोवाट। मतलब ये क्वेश्चन बोला है कि जो ट्रांसफार्मर को जब रेटेड करता है, जब नंबर प्लेट पे उसकी रेटिंग लिखी होती है तो किलो वोल्ट एम्पियर में क्यों होती है, या वोल्ट एम्पियर में क्यों होती है, वो किलोवाट में क्यों नहीं होती है। जब हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो जो ट्रांसफार्मर में होते हैं कॉपर लॉस, जो कॉपर लॉस होते हैं वो सीधे सीधे किस पे डिपेंड करते हैं, करेंट पे, क्या होते हैं, I²। और जब हम आयरन लॉस की बात कर रहे हैं, आयरन लॉस मतलब जो कि कोर लॉस होते हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं, वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं। और जो कॉपर था वो कहाँ पे डिपेंड कर रहा था, वो करंट मतलब आई पे डिपेंड करता था, ये वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। जो इंसुलेशन में लॉसेस होंगे वो भी वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। इसलिए हमारी जो वोल्टेज और करंट पे लॉसेस डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए इसकी रेटिंग जो क्या होती है कि केवीए में होती है, मतलब वोल्ट एम्पियर में इसकी रेटिंग होती है। तो इसमें देख लेते हैं हम, ऑप्शन क्या है, लोड पावर फैक्टर ऑफ एंड नॉट, नो, नहीं, ये भी नहीं है। टोटल ट्रांसफार्मर लॉस डिपेंड ऑन द वोल्ट एंड एम्पियर, मतलब वोल्टेज और एम्पियर पे ट्रांसफार्मर लॉस डिपेंड करता है, तो बी ऑप्शन एकदम हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रांसफार्मर हैज नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन व्हेन इट्स लोड पावर फैक्टर इज। मतलब लोड का पावर फैक्टर क्या होगा जबकि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा।
तो जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है ट्रांसफार्मर का, वोल्टेज रेगुलेशन, उसका फॉर्मूला क्या होता है? IR cos फाई प्लस माइनस IX साइन फाई, ये रिएक्टेंस होता है, अपॉन में वोल्टेज फुल लोड पे जो भी वोल्टेज होगा, ठीक है, प्लस माइनस का साइन। जब हमारा प्लस साइन आएगा मतलब पावर फैक्टर हमारा क्या होगा? लेगिंग। तो हम समझ सकते हैं कि जब भी प्लस होगा, फिर प्लस के केस में कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता है, हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। जो वोल्टेज रेगुलेशन है हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव के केस में नहीं आएगा मतलब लेगिंग पावर फैक्टर में तो कभी आ ही नहीं सकता। जब हम इसमें क्या करें, लीडिंग, माइनस का कब आएगा? लीडिंग के केस में। जब ये माइनस का साइन होगा तब हम मान सकते हैं कि जब लीडिंग पावर फैक्टर होगा, लीडिंग पावर फैक्टर, उस केस में हमारा वोल्टेज रेगुलेशन जीरो या तो नेगेटिव हो सकता है। तो क्या आएगा? पावर फैक्टर जीरो नहीं, लीडिंग, तो हाँ, लीडिंग के केस में नेगेटिव हो सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है द रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इज नेगेटिव व्हेन द लोड इज, मतलब रेगुलेशन की बात कर रहा है मतलब वोल्टेज रेगुलेशन। अभी हमने वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला देखा, क्या था एक बार और देख लेते हैं। आई इंटू आर कॉस फाई प्लस माइनस आई इंटू एक्स साइन फाई अपॉन में वोल्टेज फुल लोड पे। ये क्या पूछता है कि रेगुलेशन ट्रांसफर नेगेटिव, नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन यदि नेगेटिव होगा तो उस टाइम में हमारा लोड कौन सा होगा? ठीक है, हमने पढ़ लिया है कि जब भी नेगेटिव होगा मतलब यहाँ माइनस आएगा तभी वोल्टेज रेगुलेशन हमारा नेगेटिव हो सकता है। तो माइनस कब आएगा? जब भी हमारा लीडिंग पावर फैक्टर होगा। ठीक है, तो लीडिंग पावर फैक्टर किसके केस में होगा? प्योरली रेजिस्टिव नहीं, प्योरली रेजिस्टिव में तो यूनिटी हो जाएगा। प्योरली इंडक्टिव, इंडक्टिव में तो लेगिंग हो जाएगा। कैपेसिटिव, तो हाँ, कैपेसिटी के केस में क्या होगा? पावर फैक्टर हमारा लीडिंग होगा और वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, मतलब ऑटो ट्रांसफॉर्मर के केस में कौन से स्टेटमेंट एकदम सही है उसके बारे में पूछ रहा है। तो हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर रिक्वायर लेस कॉपर एज कम्पेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर ऑफ द सेम कैपेसिटी, मतलब एक सेम कैपेसिटी के लिए टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर और ऑटो ट्रांसफॉर्मर में जो वाइंडिंग होंगी वो सेम होंगी, ये पूछ रहा है, मतलब जो कॉपर यूज होगा वो सेम होगा या अलग अलग होगा। तो बिल्कुल जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें रिक्वायर्ड कॉपर जो होता है टू वाइंडिंग के कंपैरिजन में कम होता है सेम कैपेसिटी की जब बात करें तो, क्योंकि इसमें एक ही वाइंडिंग होती है, इसमें डबल वाइंडिंग हमें बनाना पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन क्या? इन ऑटो ट्रांसफार्मर प्रोवाइड आइसोलेशन बिटवीन द प्राइमरी और सेकेंडरी, नहीं, जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक वाइंडिंग होती है, ठीक है, उसमें टेपिंग करके हम वोल्टेज लेते हैं। इसमें एक ही वाइंडिंग होता है, इसमें आइसोलेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया गलत। थर्ड क्या, इन ऑटो ट्रांसफार्मर हैज लीकेज रिएक्टेंस एज लेस लीकेज रिएक्टेंस एज कंपेयर टू कन्वेंशनल टू टाइप वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, मतलब इसमें जो लीकेज रिएक्टेंस होता है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में कम होता है। तो हाँ, ये भी सही है, क्योंकि इसमें सिंगल वाइंडिंग होंगी तो इसमें लीकेज कम होगा। तो जो ऑप्शन 1 और 3 है वो सही है, मतलब 1 एंड 3 करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, चेंज एसी टू डीसी, नहीं, ट्रांसफॉर्मर एसी को डीसी में या डीसी को एसी में चेंज नहीं करता। तो जो हमारा जो ट्रांसफॉर्मर होता है ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, जो कि एसी के केस में होगा और सिर्फ एसी को एसी में चेंज करेगा। चेंज डीसी इनटू एसी, नहीं, ये भी गलत है। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन डीसी वोल्टेज, नहीं, डीसी पे तो वर्क ही नहीं करेगा हमारा ट्रांसफार्मर। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन एसी वोल्टेज एंड करंट, बिल्कुल एसी वोल्टेज एंड करंट को स्टेप अप और स्टेप डाउन करेगा। इसका हमने अभी ट्रांसफार्मर इक्वेशन देखी, N2 अपॉन N1 इक्वल टू I1 अपॉन I2 इक्वल टू K। इससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि वोल्टेज और करंट को चेंज करेगा, वो भी एसी के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड शीट टू रिड्यूस, मतलब जो ट्रांसफार्मर की कॉइल होती है उसको लेमिनेशन करते हैं या लेमिनेट करते हैं शीट को, वो किस चीज को रिड्यूस करने के लिए करते हैं? तो ट्रांसफार्मर केस में जब हम पी कोर लॉस का फॉर्मूला देखेंगे तो वो होता है के ई कांस्टेंट बी एम स्क्वायर टी स्क्वायर एफ स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बी एम होता है फ्लक्स डेंसिटी,
फ्लक्स डेंसिटी जो टी होता है वो होता है इंसुलेशन की थिकनेस, एफ होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया कोर लॉस का। ठीक है, अब हम देखेंगे लेमिनेशन का यूज कर क्यों करते हैं। तो जो हमारी कोर होती है ऐसी पतली पतली पट्टियों से मिलके बनाई जाती है। ठीक है, और इन पर पत्तियों के बीच में लेमिनेशन किया जाता है। तो लेमिनेशन इसलिए किया जाता है कि सिलिकॉन स्टील की होती है, और जब भी इसके मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो इसके कारण क्या होंगे, इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, वो करंट को बोलते हैं एडी करंट। तो ये जो एडी करंट है इसके पाथ में बैरियर बनाने के लिए, रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि जितनी भी कोर होती है उसको लेमिनेटेड कर देते हैं, जिसके कारण हमारा एडी करंट लॉस जो होता है, एडी करंट को रिड्यूस करेंगे हम। लेकिन जो हमारी थिकनेस होंगी इंसुलेशन की या लेमिनेशन की जो थिकनेस होंगी हमको ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि जो लेमिनेशन की थिकनेस है वो जो कोर लॉस है उसको डायरेक्ट उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, मतलब पीसी प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, मतलब उसकी थिकनेस की, मतलब इसकी थिकनेस बहुत कम होंगी लेमिनेशन की। तो हम इसको एडी करंट लॉस को कम करने के लिए लेमिनेटेड शीट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज मे बी एक्सप्रेस्ड इन। अभी हमने पढ़ा कि जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है वो केवीए में होंगी या किलोवाट में होंगी। ठीक है, तो जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें टू टाइप्स के लॉस को हम देखते हैं। एक होता है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस है वो डायरेक्टली आई पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जो कोर लॉस है वो वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। जो इंसुलेशन का लॉसेस होंगे वो भी वोल्टेज पे डिपेंड करेंगे। जो ट्रांसफार्मर के ओवरऑल लॉसेस है वोल्टेज और करंट दोनों पे डिपेंड करते हैं, इसलिए इसकी रेटिंग जो होती है वो वोल्ट एम्पियर में होती है। ठीक है, किलो वोल्ट एम्पियर में, तो सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन। मतलब ट्रांसफार्मर के कौन सा पार्ट नहीं होता है जो भी हमारे ऑप्शन में दिए थे, पहले देख लेते हैं। कंजर्वेटर, तो हाँ, कंजर्वेटर जो होता है हमारा ट्रांसफार्मर का पार्ट होता है जो ऊपर साइड में लगा होता है। जब भी ऑयल हीट होगा उसका एक्सपांसन होगा तो इसमें कवर होता है वो। ब्रीदर, तो हाँ, ब्रीदर इसी से कनेक्टेड होता है हमारे कंजर्वेटर से, यहाँ पे। ठीक है, ये लाइट ब्लू का होता है, जब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो लाइट पिंक हो जाता है, तो इसको बोलते हैं ब्रीदर। बुकोल्स रिले, तो हाँ, हमारे कंजर्वेटर टैंक में जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे लगा हुआ था हमारा बुकोल्स रिले, जो ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट को डिटेक्ट करता है। तो बुकोल्स रिले भी इसका पार्ट है। एक्साइटर, एक्साइटर जो है हमारे ट्रांसफार्मर का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा टी ऑप्शन है ये हमारा सही होगा। ये तो पार्ट है, ये भी पार्ट है, ये भी पार्ट है, जो एक्साइटर है वो नहीं होगा। एक्साइटर किसको बोलते हैं, जब भी हम मोटर की बात करेंगे, डीसी मोटर या सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस जनरेटर की, तो उसको फील्ड को बनाने के लिए जो हम सप्लाई देंगे, ठीक है, तो उसमें एक्साइटर का यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्साइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन आइडियल ट्रांसफार्मर इज वन विच, मतलब आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर, तो जो हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर होता है, फर्स्ट है उसमें वाइंडिंग रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सेकेंड बात करेंगे हम लॉसेस की, तो जो लॉसेस है वो भी क्या होना चाहिए, जीरो। और जो हमारा लीकेज होगा मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में जो लीकेज है वो भी क्या होना चाहिए, जीरो। ठीक है, तो ये हो गया आइडियल ट्रांसफार्मर की केसेस या कंडीशंस। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। नो लॉसेस एंड मैग्नेटिक लीकेज, हाँ बिल्कुल सही है, मतलब लॉस नहीं होना चाहिए और मैग्नेटिक लीकेज भी नहीं होना चाहिए। बी देखते हैं, लॉसेस बस नॉट मैग्नेटिक लीकेज, नहीं, लॉस नहीं होगा। इंटरल्यूड प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और कॉमन कोर प्राइमरी, नहीं, कॉमन कोर होना कोई जरूरी नहीं है। तो हमारा एक आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होगा, नो लॉसेस और मैग्नेटिक लीकेज दोनों नहीं होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।